नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर पंड्या फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का जेडबल मेन लेवल, नीट लेवल और बोर्ड के लेवल तक की प्रिपरेशन हम इस सीरीज़ में करेंगे। आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स जो है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड्स दोनों में उसके कंसेप्ट सब ब्रांचेस में यूज़ होते हैं। जबकि हम मान सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा जाए तो 11th की एनसीईआरटी का पूरा पहला पार्ट मैकेनिक्स को डेडिकेटेड है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस होगा, ना कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में, बल्कि कुछ और आगे के एडवांस कंसेप्ट समझने के लिए भी ये 11th के ही सेकंड पार्ट में हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, फिर 12th में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ओके, और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। इन सब में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे, और मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन मैकेनिक्स के कंसेप्ट तो होंगे ही होंगे। मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसमें से तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, लेकिन उसका जो 12th का और बाकी सब जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, बाकी सब ब्रांच के भी कॉन्सेप्ट है, इन सब में मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत होगा। तो बेहतर है कि इसको अच्छे तरीके से समझा जाए, और इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको सबसे पहले, जैसे आप साइंस स्ट्रीम की पढ़ने की स्टार्ट करो तो सबसे पहले इसलिए इन्होंने इसीलिए रखा है कि आप इसको बेहतर ढंग से समझे, पढ़े, ताकि वो आने वाले समय में, आने वाले एडवांस कंसेप्ट में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ये फंडामेंटल ब्रांच फिजिक्स की इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर ये मैकेनिक्स के लॉ की डिस्कवरी ना हुई होती, मैकेनिक्स के बारे में किसी ने कुछ बताया ना होता, ओके, मैकेनिक्स ब्रांच का आज जो ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ ना हुआ होता, तो भी ये इसके लॉज जो है उसका जो बिहेव करने की पैटर्न है वो ऐसी ही रहती। क्योंकि ये मैकेनिक्स है वो इन्वेंशन नहीं है, ना तो ये इनोवेशन है। मैकेनिक्स है वो डिस्कवरी है। न्यूटन्स ने हमको 3 लॉज दिए, एरिस्टोटल ने कुछ समझाया, गैलीलियो ने कुछ समझाया, ओके, बहुत सारे साइंटिस्टों ने हमको कुछ ना कुछ समझाया। लेकिन अगर इन लोगों ने हमको कुछ समझाया ना होता तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता हुआ होगा। अगर ये पेन नीचे गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी। आज हमारे पास ये नीचे गिरने का रीजन है क्योंकि हम बोलते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस में लग रहा है तो ये नीचे गिर रही है। लेकिन अगर ये हमको ना पता होता, अगर हम इस तरीके से इस अल्फाबेट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, उससे हम अनजान होते तो भी ये पेन नीचे ही गिरती। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये मैकेनिक्स है वो नेचर के पैटर्न में है, ये नेचर का बिहेवियर है, ये एग्जिस्टेंस में ही है, ये बहुत पहले से है। और ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जब सृजन हुआ, सृष्टि जब बनी तब से ये है, और जब अंत होगा तब भी ये होगा, ओके। तो मैकेनिक्स इस मायनों में ये फिजिक्स को फिलोसॉफी से कनेक्ट करने का भी एक माध्यम है, ओके। तो आज हम मैकेनिक्स जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो हमको पता है कि मैकेनिक्स में बेसिक 2 ब्रांच है। इसमें जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो एक जिसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स, और एक होती है डायनामिक्स। अब जैसे ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है, तो एक अलग अलग कंसेप्ट आते जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को हमको बारीकी से समझना है। फिर जैसे ही वो टर्म पढ़ेगी तो उस टर्म के पीछे क्या कंसेप्ट रहेगा वो हमको फ्लैशबैक में पूरा मालूम होना चाहिए, ओके। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो जैसे हमारे काइनेमेटिक्स में है, तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 and 4 ऑलमोस्ट है। और डायनेमिक्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 ये डायनेमिक्स में है। और जो चैप्टर 8 है वो ऐसा मान सकते हैं कि ये कंबाइंड है, मतलब इसमें सब कुछ ले लिया है। तो ये 3rd और 4th और चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 ये काइनेमेटिक्स में से है और ये डायनेमिक्स में है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन
in a straight line. ओके, आई होप कि ये मैंने स्ट्रेट लिखा है. ओके, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो जैसे ही एक टर्म आया जिसको हम बोलते हैं मोशन, तो ये मोशन से ही ये क्लासिफिकेशन होता हुआ है. ओके, तो मोशन हम कैसे समझेंगे कि कुछ चीज़ मोशन में है, रेस्ट में है. तो ये कुछ कुछ हमको मालूम है, अर्ली स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम ये पूरे टर्म्स को एकदम डिकोड करेंगे, इसका डिसेक्शन करेंगे. ओके, तो मोटे तौर पे कहा जाइए तो काइनेमेटिक्स वो चीज़ है जिसमें मोशन है. ये मोशन का स्टडी हुआ है, इसमें मोशन का स्टडी होता है, और डायनेमिक्स में भी मोशन का ही स्टडी होता है. लेकिन इसमें जब काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं तो इसके जो कोज ऑफ मोशन है उसका, और मान सकते हैं कि ये मोशन का रीजन, ये कोज ऑफ मोशन है, वो हम कंसीडर नहीं करते काइनेमेटिक्स में, जबकि डायनेमिक्स में ये कोज ऑफ मोशन है वो कंसीडर किया जाता है. ओके, तो ये एक बेसिक और गेम चेंजिंग डिफरेंस रहता है काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में. जब हम मोशन का डिस्कशन करेंगे, उसका कुछ रिजल्ट निकालेंगे कि ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्टेंस काटा, इतना वेलोसिटी है, इतना स्पीड है. ओके, तो ये जो हम डिस्कशन करेंगे तो सीधा हम ये रिजल्ट पे फोकस करेंगे, हम रीजन पे फोकस नहीं करेंगे. किसके? मोशन के. जबकि हम डायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम रिजल्ट पे भी फोकस करेंगे और हम रीजन पे भी फोकस करेंगे. ओके, तो दोस्तों आज से हम चैप्टर नंबर 3 जो कि मोशन का है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो आज हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे, इतना हाई फाई तो नहीं पढ़ेंगे. ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली मोशन किसको बोलते हैं, मोशन क्या है. ओके, तो मोशन जैसे मैं कह सकता हूँ कि मोशन एक ऑब्जेक्ट है. ओके, वो ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहा जाएगा जब वो अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स चेंज करता है. ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, ये एक कंडीशन है, इसको हम टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर एक होता है इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन. ओके, ये सब ऐसे स्टेटमेंट है जो पब्लिकेशन के हिसाब से अलग अलग दिए रहते हैं. लेकिन एक चीज़ हमको ज़रूर है कि जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, जो भी हम देखेंगे, वो सब हम कोई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम पे ही ऑब्जर्व करेंगे. तो मोशन वो चीज़ है कि जैसे हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is said to be in a motion when it changes its position with respect to its surroundings, in certain time period. ओके, ये मोशन का एक बेसिक जैसे कह सकते हैं कि इसको हमने डेफिनेट किया है. ओके, इसका एक डेफिनेशन है कि ये मोशन क्या है. अब इसमें हम और भी जानेंगे कि जैसे पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो ये हम क्या समझे. ओके, तो और सर्टेन टाइम पीरियड, इसमें क्या होगा. जैसे कोई एक चीज़ ले लेते हैं कि जैसे ये पेन है, ये पेन अभी एट रेस्ट है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे. ओके, लेकिन अब जैसे ये उसकी पोजीशन चेंज करा है, ये पहले किधर था, इधर था, फिर किधर आ गया, इधर आ गया. तो ये इसने विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, जैसे इसके आसपास जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग उसने उसका पोजीशन चेंज किया. तो ये चीज़ है. ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है वो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स मोशन में, ऐसा हम मानेंगे.
ओके और साथ में विथ द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ये हमने इतना ऑब्जर्व क्यों किया, जैसे कि अभी कुछ ना कुछ टाइम हो रहा है, ठीक है, तो मैंने ये 5वीं मिनट पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और मैं ये 6 मिनट तक ऑब्जर्व करता रहे। तब मुझे मालूम पड़ा कि 5वीं मिनट से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था और 6ठी मिनट पे मैंने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। दैट मीन्स मैंने ऑब्जर्व कितना किया, 1 मिनट। ओके, तो वो विथ द पैसेज ऑफ टाइम उसने उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स चेंज की है, तभी हम ऐसा बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, वरना हम ऐसा बोल सकते नहीं है। ओके, फिर अब अभी आप बोलोगे कि सर ये चीज़ तो मोशन में है, लेकिन हम खुद भी मोशन में है, हम खुद भी एट रेस्ट पे है नहीं, तो फिर इसको हम कैसे सोचेंगे समझेंगे, तो वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, फिर जैसे ही अब मोशन आया, ठीक है, तो अब हमको पता है कि अभी कोई भी चीज मोशन में है तो कोई भी चीज एट रेस्ट पे भी होनी चाहिए। ओके, तो एट रेस्ट पे किसको बोलते हैं हम, जैसे ये हमको डिफाइन करना थोड़ा जरूरी है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, और ये सेकंड, कोई भी चीज रेस्ट पे है। ओके, तो ये हम देखेंगे 5वें मिनट पे देखा तो ये इधर है, फिर 6ठी मिनट पे देखा तो ये इधर ही है। तो हमने ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ कि इसने विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स उसका पोजीशन चेंज किया है, उसका पोजीशन चेंज नहीं किया। अब उसका पोजीशन उसने चेंज नहीं किया है तो ये एट रेस्ट पे है, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसे जैसे वर्डिफाई करना है हमको इसको, तो हम इससे ही कर सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन के बदले हम देख लेंगे in at rest when it doesn't change its position with respect to its surroundings in a certain time period। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया मोशन का, क्योंकि कंसेप्ट में चेंज है। ओके, तो ये मोशन है और ये रेस्ट है, तो रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स ही हम देखेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मोशन और रेस्ट ये दोनों में आ रहा है एक बहुत ही बड़ी टर्म, जिसको हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से अगर यहाँ से हम आगे एकदम चैप्टर और ब्रांच जैसे बोल सकते हैं कि खुल रहा है। ओके, कैसे, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है। ओके, कैसे, ऐसे लिखते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऐसा बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, कैसे समझा, जैसे हम कोई बस में है, ठीक है, तो ये बस एकदम जा रही है और बस में 2 पैसेंजर बैठे, एक ए है और एक बी है। तो मान लो ए बस के बाहर देखता है तो उसको क्या दिखेगा, तो वो उसको सब कुछ ऐसे मतलब अपने पीछे जाते हुए देखेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसको मोशन में दिख रहा है कि कोई या तो मैं मोशन में हूँ या तो विथ रिस्पेक्ट टू मी ये जो बाहर का सराउंडिंग्स है वो मोशन में। लेकिन उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ बी, क्या उसको वो मोशन में लगेगा, उसको वो मोशन में नहीं लगेगा, बल्कि उसको क्या लगेगा, वो एट रेस्ट पे है ऐसा लगेगा। तो ये रिलेटिव टर्म हो गया। एक ही टाइम में एक बंदा मोशन में भी हो सकता है और एक बंदा रेस्ट पे भी हो सकता है। एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मोशन और रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ओके, मोशन एंड रेस्ट is not an absolute term। ऐसा क्यों? मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म बिकॉज ऐसा सोचो कि जैसे ये तीन लोग हैं। ओके, ये तीन कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या स्पीड से जा रहा है। ओके, और एक इधर से आ रहा है। ये सपोज 5 मीटर पर सेकंड ऐसे जा रहा है नॉर्थ में और ये 5 मीटर पर सेकंड ऐसे साउथ में आ रहा है। तो जैसे ही ये ब्लैक वाला है वो ऑब्जर्व करेगा मैं ऐसे कर रहा हूँ
ओके, ये ब्लैक वाला ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा कि ब्लू वाला है वो मोशन में, क्योंकि ब्लू और ब्लैक दोनों एक ही, मान लो एक ही कार में बैठे, ठीक है, और एक रेड जो है वो कार चला रहा है और ब्लू उसके बगल में बैठा है, और ब्लैक वाला है वो सामने से आ रहा है, दोनों की स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकंड ऐसा मान लो, ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट, एक नॉर्थ में से आ रहा है और एक साउथ में से आ रहा है। तो जैसे ये आएगा तो ये ब्लू वाला है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक, उसका कुछ ना कुछ मोशन है। ये ब्लैक वाला बोलेगा कि ये मैं जितनी स्पीड से नॉर्थ से साउथ जा रहा था उतनी ही स्पीड से ब्लू वाला साउथ से नॉर्थ जा रहा था, तो ये मोशन में है। लेकिन सेम टाइम पे ये रेड वाला क्या बोलेगा कि ब्लू वाला तो एट रेस्ट पे है, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठा था, मेरे सामने, वो बिल्कुल मोशन में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेड वाला भी नॉर्थ से साउथ जा रहा था, वो सेम स्पीड पे, जितनी स्पीड ब्लू की है, जिस डायरेक्शन में ब्लू जा रहा है, जिस मोमेंटम से जा रहा है, उसी डायरेक्शन, उसी स्पीड, उसी मोमेंटम से रेड भी जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही कार में है। तो एट अ टाइम ब्लू मोशन में है कि रेस्ट में, वो हम कह नहीं सकते। वो कहने के लिए हमको क्या चाहिए? तो जैसे इधर से ब्लैक ने देखा, इधर से रेड ने देखा, जिसको हम बोलते हैं, जिसका टर्म होता है रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। ये अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट चलता है कि कोई भी चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो एक ही चीज एक साथ मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। तो दोस्तों इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। इससे उल्टा मान लो, ओके, आपको, मैं मान रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे मान लो कि ये एब्सोल्यूट टर्म है, कि मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म है या रेस्ट है वो एब्सोल्यूट टर्म है। तो आप मुझे कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए सोच के, ऐसा देखा तो नहीं होगा हमने, लेकिन ऐसा हम क्या सोच सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो होगी वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। जैसे हम अभी खड़े हैं तो हम अभी रेस्ट पे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, क्योंकि जो अर्थ है वो भी सन के आसपास घूम रही है, फिर सन का और अर्थ का ये पूरा क्लस्टर है, वो कुछ गैलेक्सी और उसके आसपास घूम रहा है, फिर गैलेक्सी होगा, कुछ क्लस्टर होगा, वो कुछ उसके मिल्की वे और उन सब के आसपास घूम रहा है। ऐसे हर एक क्लस्टर वो दूसरे उसके क्लस्टर के आसपास घूम रहा है, यस और नो। तो एक्चुअल में एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई पॉइंट है कि नहीं है? एब्सोल्यूट रेस्ट पे कोई पॉइंट है ही नहीं। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे। तो अगर कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे है नहीं, तो कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में रियलाइज करना मुश्किल ही नहीं मेरे दोस्त, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे है नहीं, कोई भी चीज हम मोशन में है, वो कब कह सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू कोई एक सराउंडिंग होना चाहिए कि उसका मोशन और इसका मोशन अलग हो, या एक चीज रेस्ट पे हो। जैसे इसको मैं ऐसे देख रहा हूं तो मैं अभी रेस्ट पे हूं, ओके, लेकिन क्या मैं एक्चुअल एब्सोल्यूट रेस्ट पे हूं? मैं एक्चुअल एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हूं। तो विदाउट एब्सोल्यूट रेस्ट वी कैन नॉट इमेजिन द एब्सोल्यूट मोशन। सो इफ the absolute rest is not exist, then absolute motion must be not exist. तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन अभी अननोन है। क्या पता कल को आप अच्छे से पढ़ के कुछ ना कुछ एकदम एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आप निकालो कि नहीं, ये चीज़ें वो घूम ही नहीं रही, ना तो वो रिवॉल्व हो रही है, ना तो वो रोटेट हो रही है, ना तो वो वाइब्रेट हो रही है। ऐसा कुछ हो सकता होगा, ओके, तो वो होगा तो आपने वो ढूंढ लिया। तो अब हम ऐसा तब तो ये गलत हो जाएगा कि कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं। इसलिए ऐसा कहना अभी बेहतर है कि एब्सोल्यूट मोशन, ऑल एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट, वो दोनों अभी अननोन है। अब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन अभी अननोन है, एग्जिस्टेंस में अभी अननोन है। तो मोशन और रेस्ट क्या है? तो वो दोनों रिलेटिव है। क्या है? वो दोनों रिलेटिव है, मतलब कि रिलेटिव मोशन इज देयर, ओके, यस, एंड सो रिलेटिव रेस्ट, ओके। तो मोशन और रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म बट इट्स एन रिलेटिव टर्म, एंड
इट्स रिलेटिव टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये आपको ध्यान रहे अच्छे से। आई होप कि मोशन और रेस्ट आपको अच्छे से आ गया है। ओके, फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कुछ आपके दिमाग में है कि नहीं सर ऐसा हो सकता है क्या, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर सीरीज में ये पहला पार्ट है। ये पहले पार्ट के लिए इतना ही। अब आगे हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, हैव अ नाइस डे। जय भारत, वंदे मातरम।